में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। वो हम पहले बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, पर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर बार बार बोला जाता है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो पॉलिटिकल सारी चीज़ें हैं वो एसोसिएटेड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही वो सारी पावर्स दे रखी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन बार बार कहा जा रहा है वो क्या है, और अगर हमें उसे अमेंड करना है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, किस तरीके से वो अमेंडमेंट हो सकती है, उन दोनों चैप्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उससे रिलेटेड भी है, जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव बिल पास हुआ था, रीअरेंजमेंट हुई है, उससे भी ज़रूरी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारा एम है 31 मार्च तक यूपीएससी, ईपीएफओ एंड सिविल सर्विसेज का कंप्लीट सिलेबस करना। और देखिए सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो अब यूपीपीसीएस से भी कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ रहे हैं, तो आप साथ के साथ इस सिलेबस के थ्रू इन टेस्ट सीरीज और जो भी बेटर अभी आगे आएगा आपके लिए उनके साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और जो पीडीएफ्स है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका पीडीएफ लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हुआ क्या था। देखिए क्या होता है कि कई बार कि क्या हमारे पॉलिटिकल राइट्स है किस तरीके से वो आगे एक्शन में आएंगे, तो जब भी कोई चीज़ ऐसी राइज होती है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो था 1973 से पहले कई बार ये रूलिंग्स दे चुका था। कभी वो कहता था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देना चाहिए, कभी कहता था कि नहीं होना चाहिए, मतलब कि बेसिक फीचर नहीं ख़त्म होना चाहिए। अगर बेसिक फीचर चला गया तो फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर कैसे देगा गवर्नमेंट को या लोगों को कि वे अपने राइट्स पब्लिश कर सके, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सके। तो यहाँ पे लास्ट में केशव नंदा भारती केस आया 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया कि पार्लियामेंट को ये राइट नहीं है कि वो आर्टिकल 368 के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर करे। हालांकि पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि आप फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं या उसे ऑल्टर कर सकते हैं, बट उसका जो बेस है वो ये रखा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं किया जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। और जब आप ये एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आप इसको किस तरीके से देखेंगे कि आप जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपनी लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे कि क्या अगर ये चीज़ नहीं होती हमारे देश के अंदर तो हमारा सर्वाइवल कैसे होता। तो ये चीज़ें फिर आपको अच्छे से समझ आएगी, वो दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका उसमें सेट हो जाएंगे और फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं भूलेंगे। तो देखिए सबसे पहले सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये राइट दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के ये अगेंस्ट है। तो सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही जो आज हम अपने सारे राइट्स को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होनी चाहिए, सुपरमेसी होनी चाहिए। तो जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है तो ऑब्वियस है कि वो सुप्रीम होगा। अगर वो सुप्रीम नहीं होता तो हमारे राइट्स कोई भी आके छीन लेता हमसे, कहते कि कहाँ लिखा है, आप कहते कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप कहते अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो तो सुप्रीम नहीं ये लिखा होगा। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जब हम कहते हैं, जब कभी भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आप डिबेट्स देखते हैं या फिर नॉर्मली भी डिस्कशंस करते हैं, तो आप कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एक सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। तो ये जो सोवरेनिटी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कंट्री की बात होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में ही इम्पीड है, क्योंकि अगर सोवरेन नहीं होगी हमारी कंट्री तो कोई भी दूसरी कंट्री आके हमारे ऊपर हेड बन के बैठ जाएगी। आप देखिए कि अगर हमारे ऊपर छोटे से सैंक्शंस ही लग जाते हैं यूएसए के थ्रू तो हम उसी में ही गुस्सा हो जाते हैं कि उसको क्या राइट है हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने का, हमारे बारे में बोलने का। तो जो सोवरेनिटी अगर हमारी नहीं रही होगी तो ये किस तरीके से हमारे ऊपर कोई हेड बन सकता है। उसके बाद डेमोक्रेटिज्म क्या होता है कि रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपके पास पावर है, आप अपने पसंद के पॉलिटिशियंस को चूज करके ला सकते हैं। अगर ये डेमोक्रेटिज्म आपसे छीन लिया जाएगा
एक मोनार्की गवर्नमेंट आ जाएगी तो आपके पास छोटे छोटे आपके राइट्स भी नहीं होंगे जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ऊपर से रिपब्लिकन नेचर की, रिपब्लिकन नेचर क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमेशा इलेक्टेड होगा, जो कि प्रेसिडेंट होते हैं हमारे केस में, ना कि कोई हेरिडिटरी हेड होता है। तो ये तीनों चीज़ें भी हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तीसरा हम देखते हैं सेक्युलर करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हमारा देश एक रिलीजन को प्रमोट करने लग जाए और दूसरे रिलीजन की किसी भी फीलिंग्स को या किसी भी जो प्रैक्टिसेस है उसको इम्पोर्टेंस ना दी जाए, तो वहाँ पे किसी दूसरी कम्युनिटी का रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। जबकि हम अपने इंडिया में सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं, कास्ट है, सब अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो सेकुलर करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखिए, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप जस्ट सिंपल सी बात सोचिए कि जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर है, बाई चांस उसने कुछ गलत काम किया और उसके हाथ में जुडिशरी पावर भी है, तो वो अपने अगेंस्ट क्या कभी इस चीज़ को प्रूफ होने देगा? और वहीं पे आप जुडिशरी को दे दे कि जाइए आप एग्जीक्यूटिव पावर को बनाइए, आप लेजिस्लेचर कीजिए, लॉज बनाइए। तो जुडिशरी जो है वो वहाँ पे बैठा है, ना कोई डिस्कशन होगा, ना वो लोगों की राय देगा, और जो अपने मन में होगा वो उस तरीके से लॉज बना देगा। तो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से हमारी पॉलिटी चल सके, इस वजह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। फिर आया फेडरल करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक घर का हेड होता है। अगर जैसे कि आप देखते हैं कि अगर एक हेड है घर का और उसी के पास सारी पावर है, और आप कोई एक अच्छा चीज़ लाना भी चाहते हैं, तो आपको एक ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप हेड से ऊपर नहीं जा सकते हैं। वहीं पे आपके जो फैमिली के हेड हैं वो ये कहें कि बेटा, आपके जो व्यूज़ है हम उनको वेलकम करेंगे, आप आके शेयर कीजिए, छोटी छोटी पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है हर फैमिली मेम्बर के पास। तो इस तरीके से जो घर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे तरीके से चल सकता है। तो यहाँ पे फेडरल करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसलिए ही किया गया है कि हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनको भी बेटर उनकी एडवाइजेस ली जा सके, ताकि हमारा जो ग्रोथ है इंडिया का वो अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल रियलिटी के साथ हो सके। तो फेडरल करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। कई बार ये देखने को मिलता है कि जो कुछ स्टेट्स है वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है। तो इस चीज़ के अगेंस्ट अब ये देखिए कि अगर हर स्टेट यही डिमांड करने लग जाता है, हर कम्युनिटी जो है वो ये डिमांड करने लग जाती है, तो क्या एक अखंड भारत की चीज़ रहेगी? तो यहाँ पे जो एक कहा जाता है अखंड भारत, सशक्त भारत, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। फिर आता है कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट्स का। देखिए, वेलफेयर स्टेट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको पार्ट 4 में दिए गए हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल जस्टिस या फंडामेंटल राइट्स ने दे दी है, वहीं पे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से मिलेगी, क्योंकि लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स नहीं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी सोशल डेवलपमेंट भी हो और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू का। आपके साथ किसी ने गलत किया, आप जाते हैं जुडिशरी के पास और जुडिशरी कहता है मैं तो जस्टिस नहीं करूँगा। तो ये चीज़ आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी उस सोसाइटी में सर्वाइव करना, जब आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है या कोई चीज़ गलत हो रही है, तो जो जुडिशरी है वो खुद पे खुद उस चीज़ पे एक्शन नहीं लेती है। तो जुडिशियल रिव्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। अभी जस्ट हमने सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की। तो जुडिशियल रिव्यू इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। आपको चलिए जस्टिस दे दिया और आपको आपके घर में बंद कर दिया कि आपको कोई फ्रीडम नहीं है बाहर जाने की। अगर आपको कोई फूड पसंद है, आपको वो फूड नहीं खाना है। अगर आपको कोई प्रोफेशन पसंद है, आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, पर वो एक कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दिया कि आप इसमें नहीं जा सकते हैं। ऊपर से आपकी डिग्निटी का सवाल मतलब ख्याल नहीं रखा जाता है। यहाँ पे आपको इंसल्ट कर दिया जाता है किसी के भी बीच में, आपकी एक प्राइवेसी नहीं है। तो यहाँ पे आपका सर्वाइवल कितना मुश्किल हो सकता है उस कम्युनिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इस वजह से उसने अपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को मेंटेन किया, ताकि लोग एक अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। फिर आया पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर नहीं होगा तो कैसा सिस्टम आ जाएगा? मोनार्की सिस्टम हो जाएगा, जिसमें कि किसी को कोई राइट नहीं मिलेगा। वहीं पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो डेमोक्रेटिज्म लेके आता है कंट्री के अंदर। तो इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है रूल ऑफ लॉ। देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है
वो आपके आर्टिकल 14 में आता है। और आर्टिकल 14 में क्या कहा जाता है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रूल ऑफ लॉ का अब कॉन्सेप्ट लिया गया था, और यहाँ पे ये मतलब है कि किसी के आगे जो है कोई नहीं चलेगी किसी की बात, सिर्फ जो लॉ ने एस्टैब्लिश कर दिया वही रूल चलेगा। अपनी मर्जी से कोई भी, आप देखिए सिंपल सी एक चीज़ देखिए कि कई बार खाप पंचायतों के डिसीजंस आते हैं, तो उसको कहा जाता है कि आपके पास क्या पावर है, किस बेसिस पे आपने ये चीज़ें दी है। तो यहाँ पे खाप पंचायत जैसी चीज़ों को एलिमिनेट किया गया है कि आपके डिसीजंस जो हैं वो एल्बिट्री है, आपके गलत है, जो सिर्फ लॉ ने रूल बनाया है वही यहाँ पर चलेगा। फिर आता है हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखिए B.R. अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी जब उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बेड रॉक पे एस्टैब्लिश है, और वो बेड रॉक फॉर्म करते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इन दोनों के बीच जहाँ फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स को पावर दे रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस दे रहे हैं, वहीं पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं कि आप जिस टाइम पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ध्यान रख रहे हैं ताकि लोगों का सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिलके वेलफेयर हो सके। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी में भी वही चीज़ आई कि अगर आपको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, जैसे गर्ल्स हैं उनको इक्वल नहीं ट्रीट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कह दिया कि नहीं गर्ल्स को आप ऐसे रखो, और कोई गर्ल एम्बिशियस है और वो अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पा रही है तो इस टाइम उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। या फिर किसी कास्ट को कह दिया गया कि आप इस प्रोफेशन में नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे इक्वालिटी का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि सिटीजन से कोई छीन नहीं सकता है। फिर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को क्यों डाला गया है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब आप वोट डाल आए और आपके वोट को किसी ने वैल्यू ही नहीं दिया तो आप वोट डालने क्यों जाएंगे। बट अगर आपको पता है कि मैं अगर वोट डालूंगा तो उसका डिसीजन जो है वो हमारी पूरी इंडिया की पॉलिटी पे पड़ेगा, और एक एक मेरी वोट की भी वैल्यू है यहाँ पे, तो आप जो है उस चीज़ को अपना राइट समझेंगे और अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए जुडिशरी एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, तो अगर किसी को ये करना हो कि यार मेरे को तो अच्छी पोस्ट पे प्रमोशन मिल जाए, मेरे को तो ये जॉब मिल जाए, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट की बटरिंग करेगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किया गया, और वहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट गलत मिस हैपनिंग करती है तो उस टाइम जुडिशरी अगर उसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो डरेगा उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेता हुआ। बट वहीं पर अगर हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दे देते हैं तो वो आज़ाद है कि वो अपनी एक डिस्क्रिशन से अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकता है यहाँ पे। तो इस वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। फिर आता है लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है, वही कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं हटा सकते, पार्लियामेंट के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस है। फिर आता है अफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, जो भी कि जुडिशरी के अंदर ही आएगा आपका। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस की अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको एक रीज़न उस चीज़ के लिए बताना होगा। और उसके बाद लास्ट आता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। तो आर्टिकल 32 को हम फंडामेंटल राइट्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, रिट जुरिस्डिक्शन जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, और बाकी के जो हैं चैप्टर्स जो हम एक दो दिन में, अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का तीनों कंबाइंड वीडियो आएगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। वन थिंग मोर गाइस, जब आप ये वीडियो पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर आप सच में चाहते हैं कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, तो इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे जो पीडीएफ है उसको पढ़िए, एक बार उसको रीड आउट कीजिए। जब आप उसको रीड करेंगे उसके बाद बंद करके रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, रिकॉल कीजिए चीज़ों को कि क्या बोला था, क्या टॉपिक पढ़ा था, मैम ने उस चीज़ को कैसे रिलेट करके बताया था। तो आप उस चीज़ को जब 3 बार ऐसे रिवाइज़ कर देंगे और एक बार आप रात को सोते टाइम उसको रिवाइज़ करेंगे और कल सुबह करेंगे, आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा इस चीज़ को, रियल में आपको बेनिफिट होगा। फिर आता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हमारे पार्ट 20 में किया गया है, जिसमें कि एक आर्टिकल है, डेट इज आर्टिकल 368, जिसके ऊपर पूरी पॉलिटी डिपेंडेंट है।
तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने पहले वाला चैप्टर जो है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी डिस्कस किया है कि इट इज़ नाइदर अ फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ना तो ये इतना आसान है अमेंड करना कि एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह उसको अमेंड कर दिया जाए, और ना ही इतना रिजिड है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ऑर्डिनरी लॉ की तरह कर दिया जाता है। वहीं पे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना रिजिड है कि स्पेशल मेजोरिटी के बिना उसको अमेंड किया ही नहीं जा सकता, लॉज पास ही नहीं की जा सकती। तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो देखिए अमेंडमेंट अगर हमें प्रोसीजर मतलब करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो बिल इंट्रोड्यूस होगा अमेंडमेंट के लिए वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी में भी हो सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। पर एक चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि वो पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर होगा। दूसरा जो है, जो बिल इंट्रोड्यूस करेगा वो मिनिस्टर भी हो सकता है और प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है। और देखिए बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले कई बार क्या होता है कि प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है, बट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अगर करने के लिए आप कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फिर उसके बाद देखिए जो बिल होगा वो पास होगा दोनों हाउसेज में बाय स्पेशल मेजोरिटी। देखिए यहाँ पे अब दो वर्ड आएंगे कि स्पेशल मेजोरिटी और मेजोरिटी क्या है। देखिए स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ठीक है। तो अब आप टोटल मेंबरशिप को पहले समझिए फिर आप मेजोरिटी को समझिए। टोटल मेंबरशिप क्या होता है, देखिए जो पूरी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उसमें से 2/3 जो लोग होंगे मेंबर्स होंगे वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो होगी टोटल मेंबरशिप, प्रेजेंट होंगे और वोट देंगे। और उस 2/3 में से जो 50% वोट करेंगे वो होगी मेजोरिटी। तो यहाँ पे आपको टोटल मेंबरशिप समझ आ गया कि 2/3 जो मेंबर्स हैं पूरे पार्लियामेंट के वो प्रेजेंट होंगे, वोट करेंगे, और उन 2/3 में से एटलीस्ट 50% और उससे ज़्यादा जब वोट आएगी तो मेजोरिटी से उस जो एक्ट है उस एक्ट कह रही हूँ, एक्ट तो बाद में बनेगा, जो लॉ है उसको पास किया जाएगा। फिर आता है कि जो ईच हाउस है मतलब लोकसभा है और राज्यसभा है वो उस बिल को सेपरेटली करेगा, एक साथ बैठ के करने का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। अगर बाय चांस वो लोग एक दूसरे के साथ डेडलॉक भी आ जाता है कि वो नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उनकी सूझबूझ नहीं बन पाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं दिया है कि वो साथ में बैठ के जॉइंट सिटिंग करे और फिर उस बिल को पास कर दे। इसके बाद अगर देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल प्रोविज़न मतलब कि स्टेट्स के अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे ये ज़रूरी है, तो यहाँ पे फेडरल प्रोविजंस के टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी इस बिल को रेटिफाई करेगा। और जितनी स्टेट्स है उनमें से एटलीस्ट हाफ स्टेट्स जब उस बिल को रेटिफाई कर देंगे बाय सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे आपको डिफरेंस याद रखना है कि जो पार्लियामेंट में रेटिफिकेशन होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा और फेडरल प्रोविजन के टाइम में सिंपल मेजोरिटी स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर होगी। पार्लियामेंट के ऊपर अभी भी स्पेशल मेजोरिटी है, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के पास सिंपल मेजोरिटी आपकी आती है। जब ये रेटिफिकेशन हो जाएगा तो बिल को प्रेसिडेंट के पास दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उस टाइम प्रेसिडेंट ना तो अपनी एसेंट को विद होल्ड कर सकता है और ना ही उस बिल को रिटर्न कर सकता है कि आप उसको दोबारा चेक कर लीजिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए ये कंपलसरी है कि उन्हें एसेंट देना ही होगा बिल को, और उसके बाद जो है कंपलसरी एसेंट के बाद वो बिल जो है एक्ट बन जाएगा। तो वेज ऑफ अमेंडमेंट क्या है, पहले सिंपल मेजोरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी से, और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट्स, जो कि आपका क्या था फेडरल प्रोविजंस में था। तो ये जो तीनों लिस्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी से आप क्या क्या चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं, और उसको भी आप जब पढ़ेंगे, आप पॉइंट सुनेंगे आप, तो आप सिंपल सी बात सोचिएगा कि अच्छा क्या ज़रूरत थी इसमें स्पेशल मेजोरिटी की, हाँ ये नॉर्मल है, ये सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। जब आप ऐसे करके सुनेंगे इस चीज़ को तो वो आपको अच्छे तरीके से याद होगी। तो सिंपल मेजोरिटी जिसमें कि इतनी ज़रूरत नहीं है कि इतनी भागा दौड़ी करी जाए, स्पेशल मेजोरिटी की जाए, वो है सबसे पहले एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो कि आपकी किस में आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के अंडर आता है आर्टिकल 2 के अंदर। फिर जो आर्टिकल 3 के अंदर इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ स्टेट्स की बात कही गई है उसका जिक्र किया जाता है, उसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। अब देखिए
एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट भी हो गया न्यू स्टेट का। जो स्टेट पहले से एग्जिस्ट करता था उसके अंदर इंटरनल रीएडजस्टमेंट भी हो गई। अब स्टेट से रिलेटेड और चीज़ क्या हो सकती है, अगर स्टेट के अंदर स्टेट्स चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो प्रेजेंट है वो अबोलिश हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी से ये पास होगा और अमेंडमेंट आएगी। सेकेंड शेड्यूल के अंदर प्रिंसिपल कह रहे हैं सॉरी प्रेसिडेंट गवर्नर जो हैं उनके एम्प्लूमेंट्स अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की जो बात कही गई है उसको भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है। क्योरम इन पार्लियामेंट, देखिए क्योरम का क्या मतलब होता है, पार्लियामेंट में अगर जो टोटल उसके मेंबर्स हैं उनका अगर 10% रहता है, मतलब कि उस टाइम प्रेजेंस होती है, उसको हम क्योरम कहते हैं। तो क्योरम इन पार्लियामेंट को अगर हमें मॉडिफाई करना है, हम नहीं चाहते कि 10% मेंबर सी आए उसको हम क्योरम कहें, हम 15% करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिंपल मेजोरिटी से इस चीज़ को अमेंड कर सकते हैं। फिर एमपी की सैलरी एंड अलाउंसेस कोई बड़ी बात नहीं है, उसको तो हम सिंपल मेजोरिटी से कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, प्रोसीजर्स पार्लियामेंट के रूल्स जो होते हैं जिसमें कि उसके प्रोसीजर्स चल सके उसको भी हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। फिर जो पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस दिए गए हैं उसके मेंबर्स को और उसकी कमिटीज़ को, वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जाए, तो इसको सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। फिर पार्लियामेंट में जो इंग्लिश लैंग्वेज की यूज़ होती है उसको सिंपल मेजोरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना है तो उसको हम सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं। फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट को ये चाहते हैं कि ज़्यादा जुरिस्डिक्शन दे दे ताकि वो और अच्छी तरीके से अपना काम कर सके, तो उसमें भी सिंपल मेजोरिटी होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट आएगी। वहीं पर अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस की बात हो रही है तो वहाँ पर भी सिंपल मेजोरिटी से चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर चीज़ आई सिटीजनशिप। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि पूरे देश में इस चीज़ के लिए बवाल हो रखा है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ना पूछ के, हो सकता है यूपीएससी सिटीजनशिप चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना पूछे और आपसे ये पूछ ले कि अगर सिटीजनशिप को अमेंड करना है तो वो कैसे होगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि सिंपल मेजोरिटी से सिटीजनशिप को अमेंड किया जा सकता है। देखो यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, उसको पता है सिंपल चीज़ है, बच्चों ने पढ़ी होगी, वो नहीं पूछेगा उस चीज़ से, वो घुमा के पूछेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर है इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हो गया आपका, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब इलेक्शंस होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, तो उनको जब ऑल्टर किया जाता है तो उसको भी सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। फिर आता है यूनियन टेरिटरीज। देखिए यूनियन टेरिटरीज के ऊपर मैंने दोबारा जो है अंडरलाइन किया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीअरेंजमेंट एक्ट जो आई है उसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। तो इसमें भी ये पूछा जा सकता है कि जो यूनियन टेरिटरीज की अमेंडमेंट होती है वो कैसे होती है, तो सिंपल मेजोरिटी से ही होगी। आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखना है। फिर लास्ट है यहाँ पे 5th और 6th शेड्यूल जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का और ट्राइबल एरियाज़ का, उसकी अमेंडमेंट भी आपकी सिंपल मेजोरिटी से ही होगी। वहीं पे अगर हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, देखिए ये तो ना बस एक तरीके से ये समझिए कॉन्स्टिट्यूशन की जान है कि इसके बिना चल ही नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर कोई अमेंडमेंट लानी है तो वो स्पेशल मेजोरिटी से होगी। और देखिए जो फर्स्ट जो है प्रोविजंस है जो कि सिंपल मेजोरिटी से है, और जो स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स के साथ जो प्रोविजंस है उनके अलावा अगर जो भी प्रोविजन रहता है वो स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा। तो अगर हम देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स की, स्टेट्स को भी यहाँ पे अपना रेटिफिकेशन देना है, तो सबसे पहले कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनका जो मैनर होता है उसमें स्टेट्स का भी कंसेंट लेना ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है, देखिए अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट करनी है तो यहाँ पे स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेना ज़रूरी है। 7th शेड्यूल में जो लिस्ट रखी गई है डेट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो इन स्टेट की लिस्ट ये जो लिस्ट है इनके अंदर अगर आपको सब्जेक्ट्स का ट्रांसफ़र करना है एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में तो यहाँ पे आपको रेटिफिकेशन स्टेट्स का चाहिए। उसके बाद ही पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, तो यहाँ पे आर्टिकल 368 की बात आती है। देखिए इसका क्रिटिसिज्म क्या है,
पहली बात तो कोई भी ऐसी स्पेशल बॉडी नहीं बनाएगी। देखिए अमेरिका जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज़ का डिसीजन लेगी, जबकि हमारी कंट्री में क्या होता है, सिंपली पार्लियामेंट उस चीज़ को कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी कोई स्पेशल बॉडी नहीं है अमेंडमेंट के लिए। दूसरा जो है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये कहा गया है कि जो कंसेंट ऑफ स्टेट्स हैं वो सिर्फ फ्यू केसेस में लिया गया है, जबकि अगर स्टेट एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का तो उसको हर केस में उसका रेटिफिकेशन लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। देखिए जहाँ पे 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट की बात कही गई है इंडिया में, वहीं पे यूएसए में 3/4 स्टेट जो हैं उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। वहीं पे ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है स्टेट लेजिस्लेचर को कि इतने टाइम में आपको अमेंडमेंट को रेटिफाई करके या रिजेक्ट करके भेजना है। तो ये टाइम फ्रेम की दिक्कत है। और जो लास्ट के दो हैं वो ये हैं कि देखिए अगर कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, लोग जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं एग्री होते जो कंसेप्ट उसमें दिए गए हैं या जो बिल्स के अंदर फीचर्स दिए गए हैं, तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया है कि जॉइंट सीटिंग हो सके उन दोनों की। और जो लास्ट है यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पार्लियामेंट ऐसे पास करता है, क्योंकि आप ये देखिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही सिर्फ ऐसी है जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और फिर वो जो कुछ स्टेट लेजिस्लेचर का आ गया। और जो सबसे ज़्यादा जो लॉज दी गई हैं अमेंडमेंट के लिए वो सिंपल मेजोरिटी में दे दी गई है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह अगर पास होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप कितना स्ट्रॉन्ग मान लेंगे, कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ऐसे तो आके कोई भी ऑल्टर कर देगा। तो ये सारा हमने डिस्कस किया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइज। और प्लीज़ यार पॉलिटी है ना इस हफ्ते ख़त्म होने वाली है, तो प्लीज़ जो वीडियोस पीछे की है उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करो ताकि आप टॉपर स्टॉप के साथ चल सके, वो जो 31 मार्च तक का हमने क्राइटेरिया सेट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।